हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका रोड टू सक्सेस की यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ आपके अपने चैनल रोड टू सक्सेस में, जहाँ पे हम लोग कर रहे हैं मैनक्यू सीरीज। जी हाँ, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की जो किताब है, जो इकोनॉमिक्स के हर स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी किताब मानी जाती है। मुझे ही लगता है कि कोई एक ऐसा स्टूडेंट होगा जो जिसने ये किताब नहीं पढ़ी होगी। तो मैनक्यू की जो किताब है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसके हर चैप्टर का जो प्रॉब्लम्स एंड एप्लीकेशन वाला सेक्शन है, यानी कि जो बैक क्वेश्चन है वो हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो बनते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स से। हमने कुल मिला के 35 वीडियोस कर रखी हैं इस चैप्टर की। और आज है 36 वीडियो। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन चैप्टर 16 का ये पार्ट 2 है। इससे पहले एक पार्ट में लेके आया था, उसमें मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 नहीं देखा आपने तो जाके देख लीजिए, वहाँ पे भी एक क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। और पूरा अप्रोच क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस वीडियो को बनाने का, कि आंसर राइटिंग आपको सिखाया जा सके कि आंसर कैसे लिखने हैं। ओके। थ्योरी डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है, थ्योरी डिस्कशन के लिए अलग वीडियोस मैं बनाता हूँ। और एक और प्लेलिस्ट है, आप चेकआउट कर सकते हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस नाम का। पास्ट ईयर क्वेश्चंस सॉल्व्ड, इसका एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया जिसमें मैंने पास्ट ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं। और भी वीडियोस उसमें आने वाले हैं, उसे भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि जो किताब मैं फॉलो करता हूँ वो 6th एडिशन की किताब है मैनक्यू की। आपके पास अगर इससे पुरानी किताब या कोई लेटेस्ट किताब है तो आप लोग एक बार क्वेश्चन के नंबर्स को मैच कर लें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर में थोड़ा सा फेरबदल हो सकता है, बाकी सब कुछ सेम ही रहना है। ओके, एवरीथिंग विल बी द सेम। ओके, तो क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये कैसे आ गया यहाँ पे, एक सेकेंड। हाँ, ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या है, For each of the following pairs of firm, explain which firm would be more likely to engage in advertising. तो कुछ फर्म के एग्जांपल्स दिए हैं कंपनी के। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा फर्म एडवर्टाइजिंग करने के लिए उसका रुझान होगा, कौन सा फर्म एडवर्टाइजिंग करना चाहेगा। अब एक बात को ध्यान से समझिए, एडवर्टाइजिंग हम क्यों करते हैं। कोई भी चीज़ का एडवर्टाइजिंग, या अगर हिंदी में कहें तो प्रचार, क्यों करते हैं। तो ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, किसी भी कंपनी के लिए ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है ना। हम लोगों को बताते हैं एडवर्टाइज करके कि ये देखिए, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये अगर आप खरीदोगे तो आपको ये फायदा होगा। तो ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। ओके, जैसे आपने देखा होगा साबुन के ऐड होते हैं। साबुन के ऐड में अक्सर नायिका रहती है, हीरोइंस रहती हैं हमारी बॉलीवुड की, वो ये बताती हैं कि अगर आप ये साबुन यूज करोगे, जैसे लक्स हो गया, डव हो गया, तो आपकी त्वचा जो है, आपकी जो स्किन है वो बेहतर बनेगी। आपकी खूबसूरती में एक निखार आएगा। हालांकि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो मानता है कि खूबसूरती इंसान के सूरत से नहीं बल्कि सीरत से होती है। आपके दिल में खूबसूरती होनी चाहिए, चेहरे पे नहीं। पर मैं एडवर्टाइजिंग का लॉजिक आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपने देखा होगा कि अक्सर कोई फिल्म स्टार है या कोई क्रिकेटर है वो एडवर्टाइज करते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर ने काफ़ी दिनों तक बूस्ट का एडवर्टीजमेंट किया है। और उन्होंने ये बताने की कोशिश की उस एडवर्टाइजमेंट के जरिए कि बूस्ट पीने से उनको एनर्जी मिलती है। वहाँ पे एक टैगलाइन भी था कि बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। तो जो लोग भी सचिन तेंदुलकर को फॉलो करते हैं वो लगे हाथ बूस्ट कंजप्शन करना शुरू कर देंगे। तो ये एक तरीका है पब्लिक को, यानी कि अपने प्रोबेबल कस्टमर्स को ये बताने का कि आप हमारा प्रोडक्ट क्यों यूज करो। सिमिलरली आपने देखा होगा इंश्योरेंस के भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं, म्यूचुअल फंड्स के। ये भी एक तरीका है लोगों को बताने का कि आप इंश्योरेंस लोगे तो आपका फायदा है, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी होगी, आप स्टेबल रह पाएंगे फाइनेंशियली। और भी कुछ एडवर्टाइजमेंट होते हैं जो यू नो फायदे के लिए नहीं किए जाते, वो वेलफेयर के लिए किए जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट करती है। अगर आपने दूरदर्शन चैनल देखा है तो उसमें अक्सर एडवर्टाइजमेंट आता है किसानों के लिए। किसानों के लिए एडवर्टीजमेंट आता है कि आप ये वाला खाद यूज करें, ये पर्टिकुलर फर्टिलाइजर यूज करें, या पेस्टिसाइड यूज करें। या जो आपके गाय मवेशी हैं, यानी कि जो गाय जो ग्वाले होते हैं, उनको कौन सा खाना खिलाना है उसके लिए भी एडवर्टीजमेंट आता है। तो इस तरह के एडवर्टीजमेंट हो सकते हैं। एडवर्टीजमेंट बिलबोर्ड्स के थ्रू भी हो सकते हैं। जैसे कि आप सड़क पे चल रहे हो, हाईवे के ऊपर आपने बहुत बड़ा एक बैनर देखा, उसमें भी एडवर्टीजमेंट होता है। कोचिंग सेंटर वाले एडवर्टीजमेंट करते हैं, कोचिंग सेंटर वाले को एडवर्टीजमेंट तो कमाल का होता है भाई। ये तो मैं दंग रह जाता हूँ एडवर्टीजमेंट देख के। जिसमें वो दिखाते हैं कि हमारे इतने स्टूडेंट्स ने टॉप करा है, इतने स्टूडेंट्स टॉप नहीं कर क्या बोलते हैं, टॉप 10 रैंक में आ गए। और
वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि कैसे उनका कोर्स आपके लिए सबसे बेहतर है। तो ये भी एक एडवर्टाइजमेंट है जिससे कि स्टूडेंट्स वो कोर्स को खरीदें। तो एडवर्टाइजमेंट क्यों लगता है, कैसे कैसे जगह में एडवर्टाइजमेंट लगेगा, इसको सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या आपने कभी देखा है कि कोई इंसान जो आलू बेचता है, आलू, पटेटो, पटेटो, क्या आपने देखा है किसी इंसान को जो आलू बेच रहा है वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है कि लो आलू खरीद लो? या जो मिर्ची बेच रहा है या जो सब्जी बेच रहा है वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करता है। हाँ, आप बोलोगे ग्रोफर्स वाले एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बिग बास्केट वाले एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जेप्टो वाले एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो ये क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम सब्जियां खरीद सकते हैं। ये एक सब्जी नहीं है, ये एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐप है जिसके थ्रू हम सब्जी खरीद सकते हैं। तो इसकी एडवर्टाइजमेंट होगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच आपस में कंपटीशन है। और वो कंपटीशन कैसा है? वो कंपटीशन कुछ लोगों के बीच में, यानी कि 3-4 लोगों के बीच में। ओके। पर आलू, सब्जी, मिर्ची, भिंडी, ये सब क्या है? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, यानी कि क्लोज टू परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है। आप ऐसे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, परफेक्ट कॉम्पिटिशन का एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है। और मोनोपोली का भी एडवर्टाइजमेंट करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों करोगे आप मोनोपोली का एडवर्टाइजमेंट? क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं ही एकमात्र सेलर हूँ, लोगों को खरीदना है तो मुझसे ही खरीदना है, तो एडवर्टाइज करने का कोई जरूरत नहीं है। एडवर्टाइज तो तब करेंगे ना जब कंपटीशन हो, जब सेलर्स में आपस में कोई कंपटीशन हो। जैसे मान लीजिए एक तरफ हॉर्लिक्स है, एक तरफ बॉर्नविटा है, ये दोनों एडवर्टाइजमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो कस्टमर बेस है वो या तो हॉर्लिक्स खरीदेंगे या तो बॉर्नविटा खरीदेंगे। तो ये दोनों कंपनी अपने कस्टमर्स को रिझाने की कोशिश करती है कि आप हॉर्लिक्स खरीदो, ये बोलती है आप बॉर्नविटा खरीदो। सिमिलरली आपने देखा होगा बाईजूस और अन अकेडमी, ये अपने एडवर्टाइजमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं। या तो बच्चे यहाँ का कोर्स खरीदेंगे या तो यहाँ का कोर्स खरीदेंगे। करेक्ट, इसलिए ये इसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ओके। तो एडवर्टाइजमेंट वहाँ होता है जहाँ कंपटीशन है और जहाँ कम सेलर्स हैं, ठीक है, तो वहाँ एडवर्टाइजमेंट होता है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी है और मोनोपोली का भी फीचर्स है। तो यहाँ पे जम के एडवर्टाइजमेंट होता है और एडवर्टाइजमेंट का काफी इंपॉर्टेंट रोल है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाले मार्केट में। इस बात को आप याद रखें, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट रोल है एडवर्टाइजमेंट का। जब मैं लेक्चर्स कराऊंगा तब मैं इसको डिटेल में बताऊंगा कि ग्राफ कैसे चेंज होगा अगर हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एडवर्टाइजमेंट को डालते हैं। ओके। पर ये मैंने बात क्यों की? ये मैंने आपको समझाने के लिए बात की। ओके। अब इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। अब करते हैं अप्रोच। अगर शुरू में अप्रोच करते तो आपको कुछ समझ में नहीं आता। अब इसको अप्रोच करते हैं। क्या बोला है? अ फैमिली ओन्ड फार्म और अ फैमिली ओन्ड रेस्टोरेंट, इन दोनों में से कौन से केस में आपको एडवर्टाइजमेंट की ज्यादा जरूरत है? कौन से केस में एडवर्टाइजमेंट की ज्यादा जरूरत है? अगले पेज में जाता हूँ। तो एक क्या है? एक है फैमिली ओन्ड फार्म और एक है फैमिली ओन्ड रेस्टोरेंट। किसको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है? देखिए, फैमिली ओन्ड फार्म यानी खेत, गांव में एक एक परिवार का खेत है। क्या वो अपने खेत की एडवर्टाइजमेंट करेगा? सोच के देखिए। आपके भी गांव में खेत होगी, क्या आप अपने खेत के एडवर्टाइजमेंट करते हैं? नहीं करते। क्यों? क्योंकि फैमिली ओन्ड फार्म का जो आउटपुट है या प्रोडक्ट है वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए जनरली यूज होता है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए। और अगर आप इसको मार्केट में बेचते भी हो, यानी कि एपीएमसी में बेचते भी हो। एपीएमसी क्या है? कमेंट करके बताओगे आप लोग एपीएमसी का फुल फॉर्म क्या है? एपीएमसी का फुल फॉर्म क्या है ये आप कमेंट करके बताओगे। इंडियन इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट है। ओके। अगर आप अपने प्रोडक्ट को एपीएमसी में बेचते भी हो तो वहां पे आपको एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं, ये परफेक्ट कंपटीशन का स्कोप में आ जाएगा। ओके। वहीं अगर फैमिली ओन्ड रेस्टोरेंट है, यानी कि आपको एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत है कि कैसे आपका रेस्टोरेंट दूसरे रेस्टोरेंट से बेहतर है, या हाउ योर रेस्टोरेंट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स रेस्टोरेंट। अगर आप बैंगलोर कभी आओगे तो बैंगलोर में एक जगह है व्हाइट फील्ड, इंदिरा नगर, यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है, बहुत सारे इटरीज है। अगर आप कलकत्ते में हो तो आपको पार्क स्ट्रीट में बहुत सारे इटरीज और रेस्टोरेंट दिखेंगे। अगर आप दिल्ली में हो तो आपको कनॉट प्लेस में बहुत सारे ये दिखेंगे, रेस्टोरेंट दिखेंगे। ये सभी रेस्टोरेंट अपने एडवर्टीजमेंट करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो या चाहे वो ट्रेडिशनल मेथड हो। वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं कि कैसे उनका रेस्टोरेंट दूसरे रेस्टोरेंट से बेहतर है। ओके। तो इसलिए इसको एडवर्टीजमेंट की जरूरत है, इसको नहीं है, क्योंकि ये क्या है? ये एक मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट है। मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? अ मैन्युफैक्चरर ऑफ फोकलिफ्ट्स और मैन्युफैक्चरर ऑफ कार्स
फोकलिफ्ट और कार, इन दोनों के मैन्युफैक्चरर में से कौन से मैन्युफैक्चरर को एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत है? आप खुद ही सोचो। आपको फोकलिफ्ट का एड ज्यादा दिखता है टीवी पे, या कार का एड ज्यादा दिखता है? आप जरा खुद से सोच के बताओ। गाड़ी का हम लोग ऐड अक्सर देखते हैं टीवी पे, है ना? चाहे वो वैगन आर हो जाए, चाहे वो स्विफ्ट हो जाए, या और भी कोई भी गाड़ियां हो जाए, है ना? मुझे पता नहीं ज्यादा गाड़ी क्या होती है, पर हर गाड़ी का एक एडवर्टीजमेंट होता है। पर फोक लिफ्ट का क्या एडवर्टीजमेंट होता है? अच्छा, फोक लिफ्ट का मतलब मैं बता दूं, जिसको नहीं पता है, तो बड़े बड़े कारखानों में ना चीजों को उठाने के लिए ये काम आता है। ये भी एक कार जैसा ही होता है। बहुत हद तक ये, आप लोगों ने अगर गोल्फ कार देखा है, गोल्फ का जो कार देखा है, उसका शेप कुछ वैसा ही होता है। पर इसके सामने में ना एक ऐसा पटरा लगा होता है। इसके सामने में एक ऐसा पटरा लगा होता है, इस तरफ गाड़ी होती है, ये गाड़ी है, ठीक है? ये गाड़ी है। इस तरह से ये गाड़ी बनी हुई है, इसके सामने में पटरा लगा हुआ है। तो ये पटरा क्या होता है ना, ये पटरा कोई भी बक्से को, मान लो बक्से को उठा लिया, और ये पटरा ऊपर नीचे होता है। तो ये सामान ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर आपने इसको कहीं पे रख दिया, तो ये जनरली फैक्ट्री में यूज होता है। आपने क्या कभी भी किसी फोकलिफ्ट का ऐड देखा है? नहीं देखा है। पर गाड़ियों का ऐड होता है। क्यों? क्योंकि गाड़ियां जो है वो परफेक्टली मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटेटिव मार्केट है। यहाँ पे गाड़ी कंपनी आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं। मारुति चाह रहा है उनका गाड़ी बिके, वैगनर चाह रहा है उनका गाड़ी बिके, सिमिलरली टाटा चाह रही है उसका गाड़ी बिके। तो यहाँ पे वो एडवर्टाइजमेंट करके बताते हैं कि कैसे उनका गाड़ी सबसे अच्छा है, सबसे ज़्यादा माइलेज देता है, सबसे ज़्यादा इंजन है उसका, सीसी हाई हाई सीसी का गाड़ी है, या उसमें क्या कहते हैं उसको, एयर बैग्स किस में ज़्यादा है, सेफ्टी मेजर्स किस में ज़्यादा है, इस तरह से ये ऐड करते हैं। और फोकलिफ्ट वाले ऐड नहीं करते, क्योंकि फोकलिफ्ट का मार्केट मोनोपोलिस्टिकली कम्पिटेटिव मार्केट है ही नहीं। क्योंकि एक फोकलिफ्ट और दूसरे फोकलिफ्ट में ज़्यादा अंतर नहीं होता। एक फैक्ट्री में अगर फोकलिफ्ट है, दूसरे फैक्ट्री में अगर फोकलिफ्ट है, दोनों फोकलिफ्ट ऑलमोस्ट सेम होगा। पर यहाँ पे अंतर आएगा, कलर का अंतर, स्टाइल का अंतर, शेप का अंतर, टायर का क्वालिटी कैसा है, सेफ्टी मेजर्स कैसे हैं, काफी इसमें अंतर आते हैं। इसलिए ये मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटेटिव मार्केट है, और यहाँ पे एडवर्टीजमेंट होगा जम के ऊपर। ओके। अच्छा, एक और सवाल, क्या आपने कभी भी लैम्बोर्गिनी का एडवर्टीजमेंट देखा है? लैम्बोर्गिनी का, बहुत एक्सपेंसिव गाड़ी है। कभी आपने रोल्स रॉयस का एडवर्टीजमेंट देखा है? ये भी बहुत एक्सपेंसिव गाड़ी है। या कभी आपने एक और कौन सी गाड़ी होती है ना, पोर्शे, पता नहीं कौन सी गाड़ी होती है, पोर्शे, इसका एडवर्टाइजमेंट देखा है? ये सब बहुत ही महंगी गाड़ी है। सिमिलरली विद बाइक्स, आपने केटीएम का एडवर्टाइजमेंट देखा है? नहीं देखा है। आपने स्प्लेंडर का देखा होगा, आपने बजाज का देखा होगा, पर ये सब का आपने एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा होगा। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आखिर इन सब गाड़ियों का और बाइक का एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं होता है, क्या रीजन है? अगर गाड़ी जो है वो मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटेटिव मार्केट है, तो यहाँ भी तो एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए, तो ये कंपनी एडवर्टाइज क्यों नहीं कर रही? इसका आंसर आप कमेंट में दोगे। मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। अ कंपनी दैट इन्वेंटेड अ वेरी कंफर्टेबल रेजर, और अ कंपनी दैट इन्वेंटेड, एक एन होगा, अ लेस कंफर्टेबल रेजर। यानी एक कंपनी है जिसने बहुत ही यू नो कंफर्टेबल रेजर बनाया है, और एक कंपनी जिसने उतना कंफर्टेबल रेजर नहीं बनाया। सोच के बताइए कि यहाँ पे, मैं इसको बता देता हूँ क्या होगा। नंबर सी का यहाँ करता हूँ, तो एक है जिसने कंफर्टेबल रेजर बनाया है, और एक है जिसने उतना कंफर्टेबल नहीं बनाया है, लेस कंफर्टेबल। कौन सी कंपनी ज्यादा प्रचार करेगी, ये वाली या ये वाली? तो इसके आंसर अगर मैं सोचूं, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कंफर्टेबल अगर बनाया है, यानी कि प्रोडक्ट अच्छा है, तो उसको शायद एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं, पर इसको एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत है। पर द आंसर इज अपोजिट, ये ज्यादा एडवर्टाइज करेगा। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट करने में जो आप पैसा डालते हो, जो आप मनी डालते हो, आपको उसका रिटर्न चाहिए होता है, आपको उसका रिटर्न चाहिए होता है। लेस कंफर्टेबल रेजर वाली जो कंपनी है, अगर वो एडवर्टाइजमेंट में पैसा डालेगी, तो उसको रिटर्न कभी नहीं मिलेगा। क्यों? वाई? क्योंकि उसके पैसा डालने के बावजूद भी, जब पब्लिक उस रेजर को खरीदेगी, उन्हें पता चलेगा कि ये उतना अच्छा रेजर नहीं है, तो इवेंचुअली पब्लिक इसको खरीदना बंद कर देगी। और पब्लिक अगर इसको खरीदना बंद कर देगी,
तो जो पैसा उन्होंने लगाया था रेजर के एडवर्टाइजमेंट में, मान लीजिए शाहरुख खान को रखा था ब्रांड एम्बेसडर, तो शाहरुख खान को जो पैसा दिया था उन्होंने, वो रिटर्न उनको नहीं आएगा, वो जो रिटर्न है वो उनको नहीं आएगा, उनका हो जाएगा लॉस। वहीं कंफर्टेबल रेजर वाले क्या करेंगे, वो शाहरुख खान को बुलाएंगे, बोलेंगे कि देखिए भाई इतना बढ़िया रेजर बनाया हमने, आप इसका एक ऐड कर दीजिए, इस ऐड के लिए मैं आपको 5 करोड़ रुपए देता हूँ, इस ऐड के लिए मैं आपको 5 करोड़ रुपए देता हूँ, एग्जाम्पल। क्योंकि इस कंपनी को पता है कि शाहरुख खान को 5 करोड़ देने से शाहरुख खान ऐड करेगा, लोग खरीदेंगे, और लोग जब खरीद के उनको पसंद आएगा, कंफर्ट की वजह से पसंद आएगा, वो और भी खरीदेंगे, वो एक दूसरे को बताएंगे कि भाई ये वाला पर्टिकुलर रेजर यूज करो, बहुत अच्छा है। तो जो 5 करोड़ उन्होंने लगाया शाहरुख खान के पीछे, वो उनको रिटर्न मिल जाएगा, देर विल बी रिटर्न। सो इसलिए ये ज्यादा एडवर्टाइज करेगी देन ये। ओके, तो आपने देखा होगा अच्छे रेजर्स का एडवर्टाइजमेंट होता है, जिलेट का एडवर्टाइजमेंट दिखेगा आपको, वहीं आपको वो जो लोकल होते हैं ना उनका एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखेगा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। ओके, और इसी के साथ साथ मैंने आपको थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट का कॉन्सेप्ट भी बता दिया कि ये एडवर्टाइजमेंट होता क्या है और क्यों इसको इतना मोनोपोलिस्टिकली कॉपरेटिव में यूज़ किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन है, पर इस वीडियो को देखते समय कभी भी आपको लगे कि वीडियो इंपॉर्टेंट है, आपकी नॉलेज में इंक्रीज कर रहा है, आपके लिए वर्थ इट है, तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। क्योंकि अगर आप लाइक करोगे तो एक तो एक ग्रेटिट्यूड होता है कि कोई आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है ना, कंटेंट आ रहा है फ्री में, तो आप एक लाइक करो। पर इससे क्या होता है कि मेरे चैनल का ग्रोथ का स्कोप जो बढ़ जाता है, क्योंकि यूट्यूब की जो एल्गोरिदम है वो एंगेजमेंट से काम करती है, आप जितना ज़्यादा एंगेजमेंट दोगे उतना ज़्यादा वो अच्छा उसका एल्गोरिदम उसको सेट करेगा, और लोगों के फीड में आरटीएस का, रोड टू सक्सेस का, मैनक्यू सीरीज की वीडियोस का जो फीड है वो उसमें शो करेगा, उसमें वो आएगा। और इससे मुझे थोड़ा फायदा हो, क्योंकि मैं बदले में आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ सिवाय लाइक से। कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा, जो मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ क्वेश्चंस के आंसर दो कमेंट में, ताकि मुझे पता चले कि आपको चीज़ें समझ में आ भी रही हैं या नहीं। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, ताकि मुझे पता चले कि मैं जो करा रहा हूँ वो सही है या नहीं। अगर आपको चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही है तो इसको करने का कोई मतलब नहीं, फिर मैं अपना अप्रोच बदलूंगा। ओके, तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी छूटे, सबके पास ये होना चाहिए, सबके पास एक्सेस होना चाहिए इतने अच्छे कंटेंट का। तो आप तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, बिकॉज आफ्टर ऑल वो आपके दोस्त हैं, और दोस्त की ही जिम्मेदारी बनती है दोस्त के काम आने की। ओके, तो ये तीन चीज़ें हैं जो मैं आपसे गुजारिश गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे लिए करो, और बाकी मैं तो आपके लिए हूँ ही। मैथ की सीरीज है, फिर आपका पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी है, बहुत जल्दी थ्योरी डिस्कशन भी करने वाला हूँ मैं, तो बने रहते हैं, मज़ा आएगा और क्या। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, द मेकर्स ऑफ टाइलेनॉल पेन रिलीवर, तो एक कंपनी है टाइलेनॉल पेन रिलीवर, डू अ लॉट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड हैव लॉयल कस्टमर्स, तो ये कंपनी जो है बहुत एडवर्टाइजमेंट करती है, इसके बहुत अच्छे अच्छे बहुत वफादार कस्टमर्स हैं, लॉयल कस्टमर्स। इन कॉन्ट्रास्ट द मेकर्स ऑफ जेनरिक एसिटामिनोफेन, अच्छा अब ये एसिटामिनोफेन क्या होता है, तो एसिटामिनोफेन एक दवाई है जो पेन किलर की तरह से काम करती है, ठीक है, हेडेक वगैरह के लिए बहुत मतलब बेसिक दवाई है। जेनरिक मतलब क्या होता है, तो जेनरिक क्या होता है कि अगर आपने हमारा एक गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है, एक स्कीम है गवर्नमेंट की, जन औषधि केंद्र, आपने सुना होगा, जन औषधि केंद्र, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, आप लोग के शहरों में ये जरूर होगा, इसके आउटलेट्स जरूर होंगे, यहाँ पे आपको बहुत सस्ती दवाइयाँ मिलती है। क्यों, जैसे पैरासीटामोल, पैरासीटामोल अगर आपको खाना है तो आप क्या खरीदते हो, आप डोलो खरीदते हो, राइट, या आपको मान लो कोई माइग्रेन की दवाई खानी है तो आप वैसोप्रेन खरीदते हो। तो ये सारी दवाइयाँ जो हैं ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े कंपनीज की दवाइयाँ हैं। पर इन दवाइयों का जो फार्मूला है, यानी कि ये दवाइयाँ क्या है, ये दवाइयाँ ड्रग है, राइट, इनका जो फार्मूला है कि कौन कौन से एलिमेंट से बना है, वो जैसे पैरासिटामोल ये शायद एस्पिरिन से बनता है। ओके, सिमिलरली अगर कोई गैस का दवाई खाना है तो रेबोप्रेजल से बनता है वो, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स है, जो कॉम्पोजिशन है इनका, जिन चीज़ों से वो दवाइयाँ बनी है, उन्हीं कॉम्पोजिशन से बेसिक दवाइयाँ बनाई गई है, सेम इम्पैक्ट की। पर वो कोई ब्रांड के अंडर नहीं, वो जेनरिक है, कोई ब्रांड के अंदर नहीं है, यानी लोकल, लोकल मार्केट। तो ऐसी दवाइयों को हम जेनरिक दवाइयाँ कहते हैं। काम तो वो सेम करेगी, उतना ही इफेक्टिव काम करेगी, पर ये किसी ब्रांड के अंडर नहीं है तो काफ़ी सस्ती होती है। ठीक है, तो जनरली सरकार जो है वो ये दवाइयाँ रिलीज करती है। तो पीएम जन औषधि केंद्र से जाके आप अपनी दवाइयाँ ले सकते हैं, काफ़ी सस्ता पड़ेगा। ठीक है, इतने सारे पैसे
विदेशी कंपनियों की दवाइयों पे डालने से अच्छा पीएम जन औषधि केंद्र से ही दवाइयाँ खरीदें। ओके। तो जो जेनरिक मेडिसिन, जेनरिक एसिटामिनोफेन जो बनाती है कंपनी, वो कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करती, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है एडवर्टाइज करने का, वो तो पब्लिक के लिए बना रही है ना, वेलफेयर के लिए बना रही है। एंड देयर कस्टमर्स शॉप ओनली फॉर द लोएस्ट प्राइस, और उनके कस्टमर कम दाम में ही खरीदते हैं। Assume that the marginal cost of Tylenol and generic acetaminophen are same। अब देख लीजिए यहाँ पे बात आ गया, मार्जिनल कॉस्ट, चाहे वो बड़ी कंपनी बनाए टाइलेनॉल या चाहे जेनरिक बनाए, दोनों का मार्जिनल कॉस्ट सेम है। आप समझ सकते हैं ना, यानी खर्चा दोनों का सेम आता है। तो पैरासीटामोल डोलो जिस लागत में बना रही है, पीएम जन औषधि केंद्र जेनरिक मेडिसिन भी उसी लागत में बना रही है। पर पैरासीटामोल डोलो बहुत महंगा बेच रही है और जेनरिक मेडिसिन बहुत सस्ता बेच रही है, यानी कि इसका प्रॉफिट ज्यादा है, डोलो का प्रॉफिट ज्यादा है, वो पर मेडिसिन बहुत ज्यादा प्रॉफिट। दोनों की लागत सेम है, मार्जिनल कॉस्ट सेम है, ठीक है। तो क्या बोला है, ड्रॉ डायग्राम शोइंग टाइलेनॉल्स डिमांड, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व, लेबल टाइलेनॉल्स प्राइस एंड मार्कअप ओवर मार्जिनल कॉस्ट। तो चलिए बहुत ही आसान सवाल है, फटाफट एक डायग्राम बनाते हैं। तो टाइलेनॉल जो कंपनी है, इसके लिए हमें बनाना है, तो यहाँ लिख लेते हैं क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ टाइलेनॉल। अक्सर लोग इतनी महंगी दवाइयाँ खाते हैं ना, उन्हें पता ही नहीं कि सेम कॉम्पोजिशन में सस्ती दवाइयाँ भी मिल जाती है। इवन प्राइवेट कंपनी में भी ना दवाइयाँ अलग अलग कंपनी की अलग अलग प्राइस की होती है। अगर आपको एसिडिटी की कोई दवाई लेनी है तो आप पैंडी ले सकते हो, है ना, आप रैबलेट ले सकते हो, ये सब अलग अलग कंपनी की दवाइयाँ हैं, पर इन सब का कॉम्पोजिशन ऑलमोस्ट सेम है, लोगों को पता ही नहीं है। और अक्सर आपके साथ हुआ होगा, अगर आप मान लो पैंडी लेने गए हो, फार्मेसी वाले के पास पैंडी नहीं है, वो आपको ऑफर करता है कि रैबलेट डी दे दो, सेम है, सेम कॉम्पोजिशन, तो आप उससे लेते भी हो। तो अगर आप इसके जगह इसको सब्सटीट्यूट कर रहे हो, तो आप इसके जगह इसको क्यों नहीं सब्सटीट्यूट कर सकते हो, जनरिक कर ही सकते हो। तो एक चीज़ है ना कि हम लोग इस इफेक्ट से गुजरते हैं, उसको कहते हैं ना, आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, बैंड वेगन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट, वेबलन इफेक्ट। करेक्ट, तीन इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, बैंड वेगन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट और वेबलन इफेक्ट। इनमें से एक इफेक्ट है जो बताता है कि हमें वही चीज़ अच्छा लगता है जो महंगा है, हमें वो चीज़ अच्छा लगता है जो महंगा है। एक इफेक्ट बताता है कि जो सब लोग खरीद रहे हैं वो मैं नहीं खरीदूंगा। तो आपको मुझे बताना है कि इनमें से, कमेंट में बताना है कि इनमें से कौन सा इफेक्ट ऐसा है, इनमें से कौन सा इफेक्ट ऐसा है जो ये बताता है कि अगर प्राइस ज़्यादा है किसी चीज़ का तो उसकी क्वालिटी भी बेहतर होगी। जब लोगों की साइकोलॉजी ये हो कि वो ऐसा सोच रहे हो कि अगर कोई चीज़ महंगा है तो वो अच्छा होगा, तो ये तीनों में से कौन से इफेक्ट में वो आता है, बैंडवेगन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट या वेबलिन इफेक्ट? कमेंट करके बताओगे आप लोग। ये एक और क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, और जो मैं यहाँ कह रहा था, जन औषधि केंद्र से दवाइयों का इस्तेमाल करें। ओके, ऑलराइट। तो हमें क्या बनाना है, डिमांड कर्व बनाना है, तो डिमांड कर्व तो सीधा होगा, तो बन गया डिमांड कर्व। ओके, दिस इज द डिमांड कर्व। डिमांड, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, बिल्कुल आधा होगा इसका, तो बिल्कुल आधा होगा, टी बना दिया मैंने। मार्जिनल रेवेन्यू एम आर, ये हो गया एम आर। ओके, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट ये बना देता हूँ, ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट एम सी। ओके, फिर क्या बोला है, लेबल टाइलेनॉल्स प्राइस एंड मार्कअप ओवर मार्जिनल कॉस्ट। तो प्राइस क्या होगा, तो जहाँ एम सी इक्वल टू एम आर है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, उसी पे रिप्रोड्यूस करेंगे, यानी कि इस प्राइस पे और इस क्वांटिटी पे। तो प्राइस होगा ये, प्राइस ऑफ टाइलेनॉल, क्वांटिटी ऑफ टाइलेनॉल, और मार्जिनल कॉस्ट कितना है उसका, ये है मार्जिनल कॉस्ट, ये है मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि उसको इतना टाइलेनॉल बनाने के लिए, इतनी दवाइयाँ बनाने के लिए उसका खर्चा इतना है, पर वो प्राइस इतना ले रहा है, तो उसका मार्कअप कितना हुआ, मार्कअप यानी कि कितना ज्यादा वो चार्ज कर रहा है, मार्कअप प्राइसिंग सिस्टम कहते हैं मोनोपोली में, कितना ज्यादा वो चार्ज कर रहा है, तो उसका मार्कअप हुआ पीटी माइनस एमसी, यानी कि पर मेडिसिन उसको लागत इतना आ रहा है और वो चार्ज इतना कर रहा है, तो जो डिफरेंस है वो मार्कअप है। जैसे मान लीजिए लागत 5 रुपये है और वो 50 रुपये ले रहा है, यानी पर मेडिसिन उसका मार्कअप 45 रुपये, ठीक है, 45 रुपीज। अगला सवाल, अगला सवाल कहता है रिपीट पार्टी, अच्छा रिपीट पार्टी फॉर अ प्रोड्यूसर ऑफ जेनरिक एसिटामिनोफेन,
यानी कि जेनरिक दवाई जो है उसके लिए भी हमें ये डायग्राम बनाना है। हाउ डू द डायग्राम्स डिफर, विच कंपनी हैज द बिगर मार्कअप। चलिए ये भी आसान है। तो इसमें एक चीज तो बहुत ही आसान है कि मार्जिनल कॉस्ट सेम रहना है, क्योंकि बोल दिया गया है कि दोनों का मार्जिनल कॉस्ट सेम है। क्वांटिटी ऑफ जेनरिक, तो यहाँ है प्राइस, कॉस्ट, रेवेन्यू। तो देखिए मार्जिनल कॉस्ट सेम रहेगी, क्यों? क्योंकि पहले ही बोल दिया गया है कि दोनों का मार्जिनल कॉस्ट सेम है, लागत दोनों की सेम है। तो ये एमसी, यहाँ भी एमसी अपराइजिंग था, यहाँ भी एमसी अपराइजिंग। ओके, क्योंकि ये सेम है बोल दिया गया। यहाँ पे एज्यूम दैट द मार्जिनल कॉस्ट आर सेम। ओके, अच्छा, अब चूंकि ये जेनरिक दवाई है, एडवर्टाइजमेंट नहीं करती है, तो ये परफेक्ट कंपटीशन है। ये क्या है? परफेक्ट कंपटीशन। तो इसका डिमांड, एमआर, एआर सब सेम रहेगा, सब रहेगा सेम, सब रहेगा सेम। ओके, और ये प्रोड्यूस कितना करेगी? जहां एम आर इक्वल टू एम सी है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, एम आर इक्वल टू एम सी इसका हो रहा है इस पॉइंट पे। तो ये प्रोडक्शन होगा जेनरिक का, और ये प्राइस होगा जेनरिक का, ये प्राइस होगा जेनरिक का। ओके, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉरिजॉन्टल क्यों है? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन इसलिए हॉरिजॉन्टल है। क्वांटिटी इतना, प्राइस इतना, क्योंकि यहाँ एम सी इक्वल टू एम आर है। फिर पूछ रहा है विच कंपनी हैज द बिगर मार्कअप। अच्छा, हाउ डू द डायग्राम्स डिफर? तो डायग्राम डिफर डिमांड और एमआर पे कर रहा है। यहाँ पे डिमांड और एमआर डाउनवर्ड स्लोपिंग है, पर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल डिमांड एंड एमआर, और यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड एंड एमआर। यहाँ मार्कअप था पीटी माइनस एमसी, यहाँ पे कोई मार्कअप नहीं है, क्योंकि अगर आप देख लो तो जो प्राइस है वही मार्जिनल कॉस्ट है, सेम पॉइंट पे दोनों। सो नो मार्कअप हियर, कोई प्रॉफिट नहीं है। और गवर्नमेंट प्रॉफिट के लिए तो काम करती नहीं है, गवर्नमेंट तो वेलफेयर के लिए काम करती है, हमें पता है। सो नो मार्कअप। ओके, अगला सवाल, विच कंपनी, मैं कलर चेंज कर लूँ, ये कलर ले लेता हूँ। हाँ, विच कंपनी हैज द बिगर इंसेंटिव फॉर केयरफुल क्वालिटी कंट्रोल। अच्छा, टाइलेनॉल और जेनेरिक मेडिसिन में से कौन सी कंपनी ज्यादा बेहतर क्वालिटी कंट्रोल कर पाएगी? यानी कि जो दवाइयाँ हैं उस दवाई की क्वालिटी कैसी होगी, उस चीज को इंश्योर करना, उस चीज को सुनिश्चित करना, ये कौन सी कंपनी के लिए ज्यादा फिजिबल होगा? टाइलेनॉल के लिए या जेनरिक वालों के लिए? किसके लिए ज्यादा सुविधाजनक होगा क्वालिटी कंट्रोल करना? जाहिर सी बात है वो टाइलेनॉल के लिए होगा। क्यों? क्योंकि अगर टाइलेनॉल की क्वालिटी खराब होती है, इफ क्वालिटी ऑफ टाइलेनॉल इज पुअर, अगर इसकी क्वालिटी पुअर होगी तो क्या होगा? इसका जो ब्रांड नेम है, इसका जो ब्रांड नेम है वो मिट्टी में मिल जाएगा। ब्रांड नेम अगर मिट्टी में मिल जाएगी तो इसके सेल्स जो है मिट्टी में मिल जाएंगे। सेल्स मिट्टी में मिल जाएंगे तो इसका जो है ना, एडवर्टीजमेंट में जो इसने पैसा डाला था वो नुकसान हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट विल बी गॉन, गया वो। जो भी इसने एडवर्टीजमेंट किया था उसके लिए इसको जो खर्चा हुआ था, वो खर्चा तो अपने सेल से ही बनाएगा ना वो खर्चे को अपने सेल से रिकवर करेगा। पर सेल हो नहीं रहा है क्योंकि क्वालिटी खराब है, तो क्या होगा? खत्म कहानी। पर जेनरिक का क्या है? उनको तो प्रॉफिट बनाना ही नहीं है, उन्होंने एडवर्टीजमेंट किया ही नहीं। तो अगर वो क्वालिटी कंट्रोल नहीं भी करेंगे ना, तो भी उनको पता है कि उनको नुकसान नहीं होता है। हालांकि क्वालिटी कंट्रोल रहता है जेनरिक मेडिसिन में, मैं ये नहीं कह रहा नहीं रहता है, क्वालिटी अच्छी रहती है, पर ये इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट से, इकोनॉमिक्स की दृष्टिकोण से एक सवाल बनाया गया है कि इनमें से कौन क्वालिटी कंट्रोल ज्यादा इंश्योर करेगा। तो उसका आंसर है टाइलेनॉल। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आज की वीडियो में मैंने दो ही क्वेश्चन रखे थे, बड़े रोचक क्वेश्चन थे। इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ओलिगोपॉली। ओलिगोपॉली पे मैं वीडियो बनाऊंगा, पहला पार्ट उसका आएगा अगले ही दिन। और आप लोग प्लीज़ वेट करिए ओलिगोपॉली के लिए, और यहाँ तक जो भी पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करते रहिए, बिकॉज आपके एग्जाम्स बहुत ही नजदीक है, आपको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, जो भी क्वेश्चंस मैंने पूछे कमेंट में ज़रूर बताइए उन क्वेश्चंस का जवाब। ओके, मैंने दो चार क्वेश्चंस पूछे हैं, जैसे एपीएमसी क्या होता है ये पूछा है इंडियन इकोनॉमी से। फिर आपसे पूछा है ये कौन सा इफेक्ट है। तो इसका जवाब जरूर दें कमेंट सेक्शन में, देखते हैं कौन सबसे शानदार जवाब देता है। जिसका जवाब सबसे बेहतरीन होगा उसके कमेंट को मैं कर दूंगा पिन। और ये मैं करता हूँ, ये मैं वाकई करता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, और रोड टू सक्सेस की वीडियोस को देखते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।